हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट। और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कला और संस्कृति की यह सीरीज विश्वास करिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकती है आप लाइफ में। रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो चीज़ें पढ़नी है क्रिस्प तौर पे पढ़नी है, बार बार आंसर राइटिंग करनी है, चीज़ों को अच्छे से समझना है और आप आराम से हर उत्तर का जवाब दे पाएंगे। बस इतनी सी बात करनी है, लेकिन उसके पहले बस एक ही काम करना होगा, जितने सेशंस आ रहे हैं उसको थॉरली और बहुत अच्छे से देख के नोट्स को बनाना होगा, क्योंकि यह बहुत भटकाऊ सब्जेक्ट है। भटकाऊ मतलब ये हो गया कि इतना बड़ा है कि इसमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। मैंने बहुत मेहनत करके इतना कुछ तैयार किया है, तो प्लीज़ इसका लाभ लीजिए और आराम से चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। बस उसके पहले एक बात ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको भेज दिया जाता है, जिससे आपको अपनी नोट्स बनाने में सहायता मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मौर्योत्तरकालीन स्थापत्य की। इसके पहले मौर्यकालीन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे मौर्योत्तरकालीन की। फिर से कहूँगा, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं इसके पहले नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कुल मिला के मौर्योत्तरकालीन में हमें 3 बातें पढ़ना है। एक चैत्य, विहार और स्तूप। स्तूपों का दार्शनिक आधार क्या है ये पढ़ना है, और जो चैत्य क्या है ये विहार और स्तूप, यही 3 मुख्य बातें और मुख्य स्थापत्य रहे हैं मौर्योत्तरकालीन में। मौर्योत्तरकालीन का मतलब होता है जो मौर्यों का शासन खत्म हुआ, मतलब अशोक का शासन खत्म हुआ उसके बाद की स्थिति। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात किस पे करेंगे, चैत्य। चैत्य होता क्या है, एक प्रकार का धार्मिक कक्ष था जहाँ पूजा अर्चना होती थी। इस कक्षा के केंद्र में एक स्तूप होता था। जैसे एक मान लीजिए एक कमरा बनाया गया है, कमरे के अंदर एक छोटा सा स्तूप बनाया जाता था जहाँ पे पूजा अर्चना होती थी। लेकिन जब शुरुआत में बनाया गया था तो सौ समाधि के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, किसका, चैत्य का। लेकिन बाद में बुद्ध की प्रतिमा रख के एक पूजा स्थल बना दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या, चैत्य के बारे में। ठीक है, आइए इसकी विशेषताओं पर चर्चा कर लें। आगे का भाग आयताकार और पीछे का भाग अर्धवृत्ताकार, छतें गुंबदाकार होती थीं तथा मध्यम भाग को मंडप कहा जाता था। जो मध्य भाग था मंडप कहते थे। आगे का भाग वो आयताकार, पीछे का अर्धवृत्ताकार, और जो छतें थीं वो गुंबदाकार, गुंबद जैसे जानते हैं आजकल, है ना, गुंबद टाइप का, उस टाइप का था। और जो मध्य भाग था वहाँ पे मंडप बनाया गया था कि जहाँ पे लोग बैठ सकें और पूजा पाठ कर सकें। प्रवेश द्वार प्रायः स्तूपों के बीच में निर्मित तथा इसके अग्रभाग में घोड़े की नाल की आकार की खिड़की, जिसे चैत्य खिड़की कहा जाता था। प्रवेश द्वार सीधी सी बात है वो कहाँ बनाया जाएगा, स्तूप के बीच में ही, क्योंकि जो स्तूप बनाया जाता था उसी के अंदर पूजा होती थी, तो इसी वजह से। और इसके अग्रभाग में घोड़े जैसे नाल की खिड़कियाँ बनाई जाती थी, जिसे चैत्य खिड़की कहा जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर चैत्य पे क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कुछ प्रमुख चैत्य जो मिले हैं, जैसे हीनयान के चैत्य कौन कौन से हैं, भांजा। भांजा चैत्य कहाँ पाया गया है, महाराष्ट्र, पूना जिले में। विदिशा चैत्य पूना जिले में। उसके बाद है पितलखोरा चैत्य, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नासिक चैत्य महाराष्ट्र। कोंडाने का चैत्र कोलाबा महाराष्ट्र में। कार्ले का चैत्र कोलाबा महाराष्ट्र में। तो ये कहीं ना कहीं हीनयान के चैत्र हैं। याद रखिएगा, आपसे मिलान करने के लिए भी इन क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि पित्तलखोरा, नासिक, भाजा, बिदसा, है ना, कोंडाने या कार्ले, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा देख ही रहे हैं महाराष्ट्र है, लेकिन उसके जिलों का नाम भी आपको जानना जरूरी है। आगे हम लोग बात करेंगे महायान। महायान में 2 इम्पॉर्टेंट चैत्य हैं, एक अजंता है, एक एलोरा। दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों औरंगाबाद और महाराष्ट्र के ही हैं, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एलोरा चैत्य के बारे में ध्यान रखना है, ये बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। किसके बारे में, एलोरा के बारे में। अजंता, अजंता सिर्फ किससे है, बौद्ध से है, उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी एलोरा की बात करते हैं। तो एलोरा बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। एक इम्पॉर्टेंट शब्द आपसे पूछा जा सकता है दगोबा, कि दगोबा किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, चैत्यों के अंदर बने छोटे स्तूपों को दगोबा कहते हैं। ठीक, ये एनसीईआरटी से मिला है और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दबोगा
कि जो दगोबा है इसका अर्थ क्या है या किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा चैत्यों से। ठीक है। चैत्य के प्रकार, जैसे संरचनात्मक शैल चैत्य मतलब जो संरचनात्मक मतलब ईंट या पत्थर से निर्मित होते थे और सूर्य का प्रकाश कई स्थानों से प्रवेश करता था। मतलब वो ऐसे बनाए जाते थे कि मान लीजिए सूर्य का प्रकाश हो तो वो क्या कई स्थानों से आए और अंदर उजाला बना रहे, जो पत्थर या ईंट से निर्मित होते थे। शैलकृत, अब शैलकृत है मतलब कि वो बड़े से पत्थर को काट के बनाया गया होगा, पहाड़ी को काट के। तो यहाँ पे सूरज का प्रकाश केवल एक ही द्वार से आएगा, सीधी सी बात है, जो सामने से कट के आ रहा है वहीं से प्रवेश जाएगा क्या, प्रकाश का। ठीक है। और सूर्य का प्रकाश कई स्थानों से कहाँ जाएगा, जब वह ईंट या पत्थर से निर्मित की जाएगी। उसके बाद है गुहा चैत्र। गुहा मतलब होगा गुफा, गुफा वगैरह के अंदर बनाया जाता था। तो ये सब कुछ चैत्यों के प्रकार थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चैत्यों का इतना महत्व क्यों है, तो आपके पास है कि भैया ठीक है इसके ये महत्व हैं। अगर चैत्य के बारे में कहा जाए तो ये बात बता दीजिएगा कि ये चीज़ें हैं। ठीक, इतना चैत्य के बारे में ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे बिहार। बिहार एग्जैक्टली होता क्या है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो इन बातों को आपने ध्यान से ज़रूर जाना होगा कि बिहार है क्या। आइए बात करते हैं। देखिए बिहार पहाड़ियों को काटकर बनाया गया निवास स्थान जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे, उसे बिहार कहा गया। प्रथम में यह लकड़ी से बनाया जाता था, ठीक है, और बाद में पहाड़ियों को काट के बनाया जाने लगा जहाँ पे कौन रहता था, बौद्ध भिक्षु। बिहार निर्माण में चेदी वंश के खारवेल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। इस काल में जैन भिक्षुओं के लिए उदयगिरी उड़ीसा एवं खंडगिरी में बिहार का निर्माण किया गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, खारवेल जो शासन है वो किसके अंदर था, चेदी वंश के तहत। और चेदी वंश में जैन भिक्षुओं के लिए क्या किया गया ना, बिहार का निर्माण किया गया। दो जगह इंपॉर्टेंट है, उदयगिरी उड़ीसा और खंडगिरी जो बिहार में निर्मित है। मतलब खंडगिरी भी उड़ीसा में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उदयगिरी मतलब बिहार का निर्माण कराया गया। आगे उदयगिरी की गुफाओं में निर्मित 2 मंजिला रानी की गुफा सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि 2 मंजिला रानी की गुफा किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे बिहार से। और कहाँ से संबंधित है, उदयगिरी की गुफाओं से। ठीक है। आइए अब हम लोग बात करेंगे कि जो बिहार है उसकी क्या विशेषता है। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राचीन काल में या मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियों में बिहार की इतनी महत्ता क्यों रही है, टिप्पणी कीजिए। ठीक, तो कुछ विशेषताएं पहले ये लिखेंगे आप, उसके बाद विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। बिहार के केंद्र में एक अंडाकार कक्ष तथा कक्ष के सामने खंभों वाला आंगन होता था। जैसे जानते हैं आप, अगर आज भी जानते हैं गांव में घरों में क्या होता है, कहीं ना कहीं खंभा वाला आंगन होता है, तो उसी तरह वहाँ बनाया जाता था। बिहार के केंद्र में एक अंडाकार कक्ष जहाँ लोग बैठते थे और खंभों वाला आंगन होता था, क्योंकि रहने का स्थान था ना। गुफाओं में कई कक्षों का निर्माण, भिक्षुओं को इस्तेमाल के लिए बेंच का होना, लगा होना, जैसे कहीं बैठने के लिए बेंच बना दिया गया। कई कक्षाओं का निर्माण होता था क्योंकि भिक्षु उसी में रहते थे। अधिकांश बिहार मुख्य तौर पर पूर्वी भारत में तथा अधिकांश चैत्य पश्चिमी भारत तथा आंध्र प्रदेश में पाए गए। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे पश्चिमी भारत में क्या क्या आएगा, महाराष्ट्र, जैसे हमने देखा बहुत सारे चैत्य वहाँ पे हैं। आंध्र प्रदेश तो थोड़ा पूर्वी है तो कुछ वहाँ भी पाए गए, लेकिन अधिकांश बिहार कहाँ पाए गए हैं, भारत के पूर्वी में। अब यूपीएससी क्या कर सकता है, यहीं से स्टेटमेंट बदल देगा कि अधिकांश चैत्य भारत के पूर्वी क्षेत्र में पाए गए हैं। दूसरा, अधिकांश बिहार भारत के पश्चिमी तथा आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 2 1 2 3 ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, पटक जाएंगे। तो अटकना नहीं है, उसके लिए ध्यान रखिएगा। बिहार कहाँ पाया गया, पूर्वी क्षेत्र में। चैत्य कहाँ पाए गए, पश्चिमी और आंध्र प्रदेश में। इतनी बात ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। विश्वास करिए, बहुत ही बेस्ट कंटेंट है, बहुत ही छोटा और बहुत क्रिप्स, और मेंस के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए अब हम आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे गुफाओं के बारे में। हमने बिहार पढ़ लिया। प्राचीन काल में निर्मित प्रमुख गुफाएं, जैसे अशोककालीन बराबर की गुफा, याद रखिएगा इसमें कुल मिला के 4 गुफा है। पहला है कर्ण चौपड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि। तो ये 4 गुफाएं याद रखिएगा अशोककालीन है। कौन कौन सी, कर्ण चौपड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि।
किसके लिए बनाया गया था? आजीवक संप्रदाय को समर्पित किया गया था। अशोककालीन बराबर की गुफा। तो आपसे सीधा ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि इनमें से ऐसी कौन सी है जो अशोककालीन है? कर्ण चौपड़, सुदामा, शिव झोपड़ी और लोमस ऋषि। 4 ऑप्शन दे दिया। अब उसमें कह दिया पहला ऑप्शन सही है, दूसरा, तीसरा या चारों ऑप्शन सही हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये चारों गुफाएं किसकी हैं? अशोककालीन की हैं। अगले हैं दशरथ। जो दशरथ थे ये अशोक के पौत्र थे। नागार्जुन की गुफा इनके कालीन में बना है। तो कुल मिला के 3 गुफाएं यहाँ बनाई गई हैं, गोपिका, विथिका और वाडिका। तो ये आजीवक संप्रदाय को ये भी समर्पित थी, लेकिन कितनी है? 3। याद रखिएगा तीनों का नाम। और नागार्जुन की गुफाएं हैं इनका नाम, और किसके द्वारा बनाया गया है? दशरथ, अशोक के पौत्र। आगे है खारवेल, जो हमने पढ़ा अभी। खारवेल चेदी वंश के वो थे, मतलब एक तरह के प्रशासक थे। तो इन्होंने 2, एक उदयगिरी जो जैन को समर्पित थी, और एक गुप्त साम्राज्य में गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा उदयगिरी उड़ीसा जो वैष्णव को समर्पित थी। एक बात ध्यान रखिएगा, उदयगिरी में भी वैष्णव का भी है, उदयगिरी में किसका है? जैन को समर्पित है। लेकिन ये खारवेल, चेदी वंश और गुप्त सम्राट जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनके द्वारा उदयगिरी मतलब उड़ीसा में वैष्णव को समर्पित किया गया था। ऐसी गुफा बनाई गई। एक गुफा और है जो हमें ध्यान रखना है। आ गया 2 मिनट, ये देखिए। अच्छा ठीक है, उदयगिरी ही है, ठीक, कोई बात नहीं। ठीक, तो खारवेल याद रखिएगा और चंद्रगुप्त साम्राज्य, ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं मौर्योत्तरकालीन स्तूप, क्योंकि हमें 3 ही बातें ध्यान रखनी थी। पहला क्या था? चैत्य, दूसरा क्या था? स्तूप, और विहार, और तीसरा क्या था? स्तूप। चैत्य, विहार, स्तूप, यही मौर्यकालीन स्थापत्य के बारे में पढ़ना था। बीच में गुफाएं आई तो हमने मेन गुफा के बारे में जान लिया। और याद रखिएगा वहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में आया है। मैं PYQ में जब सॉल्व कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, वो प्री के भी एस्पेक्ट से है और मेंस के भी एस्पेक्ट से है। दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एक बात बता दूं, यहाँ पे हम लोग जो NCERT 11th की है वो तो कर ही रहे हैं, उसके साथ स्टैंडर्ड बुक को भी फॉलो किया जा रहा है, जिससे आपका कुछ भी ना छूटे। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको NCERT ना मिले, क्यों? क्योंकि वो NCERT के बाहर की बातें हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करेंगे मौर्योत्तरकालीन स्तूपों की। देखिए कुछ बातें ध्यान रखना है कि स्तूपों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर अशोककालीन पूछेगा तो हमने पढ़ ही लिया। मौर्योत्तरकालीन पूछेगा तो उसका दार्शनिक आधार पूछेगा कि मौर्योत्तरकालीन जो स्तूप थे उनका दार्शनिक आधार क्या था, या उनकी महत्ता इतनी क्यों थी। वो समाज का मतलब ऐसे पूछ सकता है कि वो लोक विषय, सामाजिक जीवन या धार्मिक सहिष्णुता से इतने महत्वपूर्ण क्यों थे। ठीक, बस इन बातों को वो पूछ सकता है। ठीक, या ये पूछ सकता है कि स्तूपों के जो प्रत्येक भाग का क्या विशेष उद्देश्य है, स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो इस टाइप के अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है? तैयार रहना है, विथ एक छोटा सा डायग्राम आपके पास हो बस, और कुछ बातें, आराम से आप बहुत अच्छे से उत्तर को अपने प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। स्तूपों के आधार पर विश्लेषण करने से प्रकट होता है कि इसका प्रत्येक भाग का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया हो। जैसे हम समझेंगे, मान लीजिए ये स्तूप है। स्तूप में क्या किया जाता था? ये प्रवेश द्वार होता था जिसके ऊपर लकड़ी के ढांचे का एक प्रवेश द्वार बनाया जाता था, और उसके ऊपर क्या होता था? पत्थर की नक्काशी होती थी जिसे तोरण कहा जाता था। अब यहाँ से हमने एंट्री की तो ये क्या होता था? एक कमरा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेधी, है ना, अंदर अंदर जाने के लिए। उसके चारों ओर ये पद पथ बनाया जाता था, मतलब यहाँ पे लोग इसका चक्कर काटते थे गोल गोल, है ना। जैसे आज भी आप मंदिरों में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो क्या एक प्रक्रिमा लगाई जाती है, तो वही प्रक्रिमा बनाने के लिए पदपथ बनाया गया। और ये वेदी हो गई। उसके ऊपर एक अंडाकार अर्ध अंडाकार एक क्या होता था? छत होती थी। छत के ऊपर हर्मिका, हर्मिका मतलब एक टाइप का कह सकते हैं आप कि एक दिखने में सुंदर लगे जैसे मुकुट टाइप का, वो हर्मिका होती थी, और उसके ऊपर एक छत्र बनाया जाता था। छत्र मतलब ये राजतंत्र का एक स्वरूप, जैसे आज भी क्या होता है कि जो बड़े जैसे आप सेना का कोई महल कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं
मतलब गवर्नमेंट का कोई वो है, तो वहाँ पे कुछ अलग टाइप की डिज़ाइन होती है ना, तो उसी हिसाब से उस समय जो छत्र था वो राजतंत्र का प्रतीक होता था। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, वेदिका। वेदिका मतलब इसको चारों तरफ एक पाषाण युक्त, जिससे वो कोई अंदर ना जा पाए या कोई इसको जाके क्षति ना पहुंचा पाए, इसलिए वेदिका बनाई जाती थी। चारों तरफ से प्रवेश होता था। जैसे ये मान लीजिए दक्षिण है, तो ये क्या हो जाएगा, सीधी सी बात, दक्षिण है तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर। ये पूरब, और ये पूरब हो जाएगा तो, और ये पश्चिम हो जाएगा। तो ऐसे करके क्या बनाया जाता था, चारों तरफ से इंट्रीगेट होते थे, और इंट्रीगेट पे जो चीज़ें नक्काशी की जाती थी या जो लकड़ी का बनाया जाता था उसे क्या कहते थे, तोरण। और जो क्या होता था, मतलब जिसको सुरक्षित करने के लिए वेदिका, तो वेदिका का निर्माण किया जाता था, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं। जैसे ऊंचे चबूतरे, तो ये जो चबूतरा ऊंचा बनाया जाता था काफ़ी ऊपर, ये किसका था, संसार का प्रतीक था, अंड। अब ये जो अंड है ये किसका, शांति का प्रतीक होता था। हर्मिका, हर्मिका मतलब जो ये है ना, जो एक बेस दिखने में सुंदर लगे, ये पवित्रता का प्रसिद्ध प्रतीक होता था। तोरण, क्योंकि तोरण चारों तरफ होते थे तो इसीलिए चारों दिशाओं का प्रतीक मान लिया गया, ठीक। तो ऐसा माना गया कि जो इनका बनाने का उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं क्या था, कि प्रत्येक जो भी चीज़ें बनाई गई वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई। ऐसा क्या है, स्तूपों का दार्शनिक आधार है। हमें जब भी स्तूपों को लेकर बात करनी है ना, तो कुल 4 पॉइंट पे ध्यान रखना है। लोक विषय क्या था उसका, सामाजिक जीवन पर उसका क्या प्रभाव था, धार्मिक सहिष्णुता उस स्तूपों के तहत कितनी दिखाई पड़ती थी, और प्रत्येक भाग का क्या विशेष उद्देश्य था। हमने विशेष उद्देश्य पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लोक विषय या सामाजिक जीवन या धार्मिक सहिष्णुता के माध्यम से जो ये स्तूप है वो कितना महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। सांची एवं भरहूत में लकड़ी से बने प्रवेश द्वार या तोरण, मैंने बताया ये तोरण है, तोरण पर पत्थर की नक्काशी, ठीक है। तो उस काल में प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पाषाण, तकनीक में कास्ट मतलब लकड़ी कला का प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखिए लकड़ी तो लगी है, लेकिन उसके ऊपर पत्थर कैसे लगाया गया, लगाने के बाद उस पर कैसे बहुत अच्छे से नक्काशी की गई, या पहले से नक्काशी करके ले जाके जोड़ देते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कला तो थी। कितना बेहतरीन रहा होगा कि पाषाण, लकड़ी के ऊपर पाषाण लगाया गया, तो यह एक कला है, उस समय की क्या है, लोक विषय है, ठीक। सीधी सी बात है। आगे प्राचीन कला में छत्र, छत्र जो हमने देखा, ठीक, एंटीना टाइप का कुछ ऐसा, राजतंत्र का प्रतीक समझा जाता था। यही कारण है कि बुद्ध को राजसी प्रतिष्ठा देने के लिए स्तूपों में छत्र का निर्माण किया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी स्तूप हैं ये क्यों, किसके ऊपर बनाए गए, जो है ना, तो ये जो छत्र है ये क्या है, कहीं ना कहीं राजतंत्र का प्रतीक था, और राजतंत्र के प्रतीक होने के कारण ही माना गया कि जो बुद्ध है ना वो राजसी प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सम्मान इनको राजसी प्रतिष्ठा से ही मिला। इसी वजह से जो बौद्ध धर्म था इतना विकसित हो पाया, क्योंकि राजाओं के द्वारा अगर उसको स्वीकार किया गया तो जनता को स्वीकार करना स्वाभाविक था। इसी वजह से छत्र लगाया गया जो उस समय के राजतंत्र का प्रतीक था। नहीं भूलेंगे ना, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। बौद्ध परंपरा में स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। देखो महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ बुद्ध का जाना, ठीक है। और हम लोग बात कर रहे थे ना कि जो ये बनाया जाता था, क्या मतलब कि जो ये स्तूप बनाए जाते थे इसमें बुद्ध के स्मृति शेष चीज़ें थी, जैसे उनकी हड्डियाँ या उनका कोई सामान, तो उसके ऊपर ये बनाया जाता था क्या, ये स्तूप, ठीक। अब वो चीज़ें बनाया कौन था, राजा, राजा बनाता था, इसीलिए क्या किया उसने, छत्र का निर्माण किया। उसी हिसाब से जब बुद्ध की मृत्यु होती है तो उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो बौद्ध परंपरा में जो स्तूप है वो क्या है, महापरिनिर्वाण, क्योंकि ये मृत्यु हो जाती थी उसके बाद ही उनके अवशेष पे तो स्तूप बनाया जाता था। तो कहा जाता है जो दुख के रूप में नहीं, जो दुख के रूप में नहीं अपितु आनंद के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। वो कहते हैं कि भैया देखो, भले ही बुद्ध मरे हैं उस जगह पे वो बना है, लेकिन वो दुख का प्रतीक नहीं है, आनंद की अनुभूति है, क्योंकि उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बौद्ध स्तूपों के अंतर्गत मेले का दृश्य, जंगल का वातावरण का प्रदर्शन तथा मनुष्य की भाव भंगिमा व
वस्त्र आभूषण को भी कलाकारों ने कुशलतापूर्वक अंकन किया है, जो सामाजिक जीवन को दिखाता है। क्योंकि जो भी तोरण थे, जैसे तोरण नहीं हुआ तो अगर हम देखें वेदिका, ये जो वेदिका है, वेदिका पे भी क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा कलाकृतियाँ बनाई जाती थी। जैसे मेले का दृश्य बना दिया गया, जंगल का वातावरण बनाया गया है, शेर भालू चीता, मतलब है ना ऐसा कुछ, या मनुष्य की भाव भंगिमा, कोई डांस कर रहा है, कोई अलग अलग तरीके से बनाया गया। तो इनका जो वस्त्र आभूषण, इन सब को कुशलतापूर्वक जो अंकन किया गया, वो क्या दिखाता है, हमारे सभी जो सामाजिक जीवन है उसको दिखाता है कि नहीं। आगे, जिस प्रकार स्तूप में धर्म के प्रतीकों, चिन्हों के साथ ब्राह्मण धर्म के तत्वों का प्रयोग किया गया है, वह धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ सामाजिक सहिष्णुता को प्रदर्शित करता है। क्योंकि उस समय क्या था, इतना ज़्यादा क्लिष्ट नहीं था समाज कि वो क्या होता था कि हमेशा जो है दूसरे के धर्म को तो देख के परेशान रहता था। नहीं, अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो लाइए, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो ये भावना रहती थी। इसीलिए स्तूपों में ब्राह्मण धर्म के भी तत्वों को प्रवेश किया गया है। इसीलिए माना जाता है कि उस समय धार्मिक सहिष्णुता कितनी थी, ठीक, और सामाजिक सहिष्णुता कितनी थी। अगला, जिस प्रकार भरूच के स्तूप में अज्ञातशत्रु एवं प्रसेनजीत के द्वारा बुद्ध की वंदना की गई है, वहीं पर सांची के स्तूप में जंगली जानवरों द्वारा बुद्ध को आराधना की गई है। मतलब जंगली जानवर किसकी, बुद्ध की आराधना कर रहे हैं। अज्ञातशत्रु और प्रसेनजीत भरूच के स्तूप में बुद्ध की वंदना कर रहे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अज्ञातशत्रु और प्रसेनजीत द्वारा जो बुद्ध की वंदना की जा रही है वो किस स्तूप में दिखाया गया है, तो ऑप्शन दे देगा सांची, भरूच, अजंता की गुफा, 4-5 ऑप्शन दे देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान रखना है भरूच के स्तूप में। जंगली जानवरों द्वारा बुद्ध की आराधना किस स्तूप में दिखाई गई है, सांची की, ध्यान रखिएगा। तो ये अगर ऐसा दिखाया गया तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो बौद्ध धर्म है वो काफ़ी उन्नत स्थिति में था, साथ साथ सामाजिक और अल्पसंख्यक, मतलब कहीं कहीं वो बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक का मतलब हुआ ना कि आप कह सकते हैं हिंसक नहीं थे वो, है ना, आदेश की ओर संकेत करती है। तो सामाजिक स्थितियाँ बहुत अच्छी थी, धार्मिक स्थितियाँ बहुत अच्छी थीं, लोग इतना सहिष्णु थे, उसके साथ लोग हिंसक नहीं थे, अहिंसक थे, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं ये सब बातें जो स्तूपों के माध्यम से हमें पता चलता है, यही स्तूपों का क्या है, दार्शनिक आधार है। क्या है, स्तूपों का दार्शनिक आधार है। उम्मीद है यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगली बार हम लोग आगे अब पार्ट में बात करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट और बातें नहीं। याद रखिएगा, कुल मिला के 30 से 35 सेशन आएंगे जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से आर्ट एंड कल्चर को कर लेंगे। इसीलिए बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ, 20 से 25 मिनट, 30 मिनट, तो इतना करते रहिए, चीज़ें आसान रहेंगी। चलिए अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।